नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज के इस विशेष अंक में हम चर्चा करेंगे बंगाल चुनाव की और बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की बदलती हुई भूमिका की। आप कहेंगे ममता बनर्जी की भूमिका कैसे बदल गई? बदली है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि बातें पूरी समझ में आ सके। दो चार लाइन सुनकर समझकर आप कोई गलत धारणा बना ले सकते हैं। तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो पूरा देखिएगा और यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। मित्रों, ममता बनर्जी जब से राजनीति कर रही है, हर वक्त ममता बनर्जी की राजनीति के केंद्र में एक वोट बैंक रहा है और उस वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए हर चुनाव दर चुनाव ममता बनर्जी एक अलग अलग खेल करती दिखती थी। लेकिन इस बार उसी वोट बैंक के चक्रव्यूह में ममता बनर्जी खुद फंस गई दिखती है। कौन है वोट बैंक? वो तो बताने की आवश्यकता है क्या कि बंगाल की राजनीति में अगर कोई एक वोट बैंक जो सबसे संगठित वोट बैंक है तो वो वोट बैंक क्या है? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला वोट बैंक नहीं है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला वोट बैंक। अब कहिएगा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला वोट बैंक के बदले में मैं किसी एक धर्म विशेष का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं? तो उसका कारण समझिए। उसका कारण यह है कि ममता बनर्जी हर वक्त अपना रंग बदलती रही है। कैसे? आप याद कीजिए 2008-9 का वह दौर जब ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव के संदर्भ में 2011 में विधानसभा चुनाव होने वाला था। उन दिनों ममता बनर्जी लोकसभा की सदस्य थी और लोकसभा में ममता बनर्जी जब वहां पर लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे, किस प्रकार से हंगामा किया था। मतदाता सूची लेकर आई थी, बांग्लादेश की भी और उस समय के पश्चिम बंगाल की भी, और दिखा रही थी लोकसभा स्पीकर को कि देखिए इन लिस्ट में, वोटर लिस्ट में एक ही नाम जो पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची में भी है वही नाम बांग्लादेश की मतदाता सूची में ही है। और भयंकर हंगामा किया था लोकसभा में। कहा था कि इस देश के अंदर जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार है तो फिर मेरा इस लोकसभा में रहना बेकार है। ठीक है, मतलब उस समय ममता बनर्जी के निशाने पर भी वो वोट बैंक था। कारण क्यों था? वो निशाने पर था, मतलब उस वोट बैंक को ममता बनर्जी उसकी आलोचना कर रही थी। कारण क्या था? कारण यह था कि वह वोट बैंक उन दिनों सीपीएम के साथ था। वो वोट बैंक उन दिनों ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया करता था, जिसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं, जिसे हम मुस्लिम वोटर कहते हैं। वो वोटर का उन दिनों एक टांग पे खड़ा रहता था सीपीएम के साथ और बंगाल के कुछ इलाकों में कांग्रेस के साथ। जो मालदा मुर्शिदाबाद का इलाका है वहां, उन इलाकों में चूंकि उन दिनों वहां कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उस क्षेत्र से एबी गनी खान चौधरी, अधीर रंजन चौधरी भी उसी इलाके से आते हैं। तो इसीलिए स्थानीय उस इलाके में कांग्रेस का बड़ा प्रभाव था, ममता बनर्जी का वो प्रभाव नहीं था। तो ममता बनर्जी के निशाने पर लगातार बांग्लादेशी से घुसपैठ अल्पसंख्यक वोटर्स लगातार ममता बनर्जी के निशाने पर हुआ करते थे, क्योंकि वो वोटर ममता बनर्जी को वोट नहीं देता था। आइए 2011 में नंदीग्राम और सिंगूर के मुद्दे पर इतना बड़ा हंगामा हुआ बंगाल में, इतना बड़ा हंगामा हुआ और उस हंगामे में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों का गठबंधन हो गया। गठबंधन के परिणाम क्या हुआ? और सीपीएम ज्योति बसु के इस्तीफा देने के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जब से मुख्यमंत्री बने, धीरे धीरे सीपीएम की वो किलिंग इंस्टिंक्ट जो होता है ना राजनीति में, जो मारक क्षमता कहते हैं, जो जुझारूपन कहते हैं, ठीक है, जो अग्रेशन कहते हैं ना, वो घटती जा रही थी, प्रभाव घटता जा रहा था और वही ममता बनर्जी का बढ़ता जा रहा था। और जब नंदीग्राम और सिंगूर के मुद्दे पर, जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ बंगाल की भद्र जन भी आ गए, वो भद्रजन जो पहले सीपीएम के साथ हुआ करते थे, ज्योतिदा, बुद्धदेवदा, तब माने सोमनाथ दा, माने ऐसे केवल दा थे सब लोग। ठीक है, तो ये लोग जो है नंदीग्राम और सिंगूर के मुद्दे पर जो है ममता बनर्जी के साथ आए।
भारी बहुमत से ममता बनर्जी की सरकार बन गई। ममता बनर्जी की सरकार बनते ही जितने भी भाईजान थे सब के सब सीपीएम को छोड़ दिया, क्योंकि जितना भी कारोबार था, जितना भी कारोबार होता है, ठीक है, सत्ता के संरक्षण में रहकर सही गलत करने का, वो कारोबार सत्ता से अलग रहकर हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो वो जो सीपीएम के कैडर के रूप में काम किया करते थे वो सब के सब अब कहां आ गए? टीएमसी में आ गए। और टीएमसी में आकर इस प्रकार का प्रभाव बना कि ममता बनर्जी के दिमाग को 360 डिग्री घुमा दिया। मतलब जो ममता बनर्जी वोटर लिस्ट सबूत में पेश किया करती थी, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को एक राष्ट्रीय विपदा बताया करती थी, वही ममता बनर्जी कहने लगी कि अब यहां कोई घुसपैठी है ही नहीं है, कोई नहीं है घुसपैठिया, कोई भी नहीं है। और तब तक धीरे धीरे 11 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, और जब तक ये सब ये विशेष वोट बैंक ममता बनर्जी से सटा, तब तक दिल्ली में भी सत्ता बदल गई थी। दिल्ली में कांग्रेस मनमोहन सिंह के बदले में नरेंद्र मोदी आ गए थे प्रधानमंत्री बनकर। अब तो इन भाईजान को ममता बनर्जी के लिए उनको डराना, मोदी से डराना और आसान हो गया। मतलब आ जाओ, छुप जाओ यहां, नहीं तो मोदी आ जाएगा। यह राजनीति चली टीएमसी की, ममता बनर्जी की। अब तो ममता बनर्जी का साथ 100%। अब ममता बनर्जी वही रोल में आ गई जो रोल में पहले सीपीएम हुआ करती थी, और ममता बनर्जी वाले रोल में बीजेपी आ गई 2014 से। अब आप याद कीजिए कि 1985 से ममता बनर्जी ने 1985-84 से मैं बता रहा हूँ, 84 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी थी ममता बनर्जी, और 2011 में, चूंकि ममता बनर्जी की लड़ाई कांग्रेस में रहे या टीएमसी में रहे, या तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे, एक समान सीपीएम से लगातार ममता बनर्जी लड़ती रही। ये ममता बनर्जी की पहली पहचान थी। तो 1985 से लेकर 2011 तक 26 साल तक ममता बनर्जी सीपीएम से लड़कर 2011 में सत्ता में आई। 26 साल लड़ी ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार से। लेकिन जब 2011 में आई तो फिर वही जो विशेष वोट बैंक था, वो तब तक मोदी भी आ गए दिल्ली में, तो वो वोटर जो है पूरा का पूरा आ गया ममता बनर्जी के साथ। तो एक चक्र जो होता है ना, ठीक है, जैसे 30 दिन का महीना होता है, हर 6-7 दिन पर जो है सप्ताह के दिन बदलते हैं, हर 30 दिन पे महीना बदलता है, 365 दिन पे साल बदलता है, वैसे ही समय का एक चक्र राजनीति में भी होता है। तो जिस राजनीतिक धारा का प्रतिनिधित्व ममता बनर्जी 2014 से लेकर 2025 तक करती आ रही है, उसमें अब एक पेच लड़ाया है हुमायूं कबीर ने। हुमायूं कबीर ने क्या किया? अब बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा कर दी। वहां पर एक तरफ एसआईआर चल रहा है, बांग्लादेश के जो घुसपैठी हैं भले ही छोटे ही मात्रा में लेकिन वापस जा रहे हैं। भारत सरकार ने चिकन नेक पर 3 मिलिट्री बेस बनाया है, बिहार में एक, बंगाल में दूसरा और तीसरा असम में। केवल वही इलाका जो बंगाल से सटा हुआ है बांग्लादेश का, जहां पर की फेंसिंग नहीं हो पाई है। और बीच में आ गए हुमायूं कबीर, उसके पहले ही आ चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि अब तो ये हुमायूं कबीर जो है ममता बनर्जी में बंटवारा करेगा। तो जहां बाबरी मस्जिद का मामला उठाया हुमायूं कबीर ने, ममता बनर्जी को लग गया कि यार अब ये खेल जो है हमको फंसा देगा। क्योंकि जब तक ममता बनर्जी खुद तुष्टीकरण कर रही थी, तब तक ममता बनर्जी लगता था कि ममता बनर्जी के खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं हो रहा था। मतलब जो बीजेपी चाहती है, बीजेपी का गेम नहीं हो रहा था। बीजेपी का गेम क्या है? बीजेपी का गेम था कि माने हिंदू ध्रुवीकरण। बंगाल में जो 70% हिंदू है उसको एकजुट करना। ममता बनर्जी का खेल क्या? 30% तो मुसलमान एक साथ हैं, और हिंदू में अगर आधा भी रहा तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ता है। 30 और 35, 65
तो ममता बनर्जी के पास हिंदुओं कितना वोट है? अभी भी अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुसार परिणाम में देखें अगर, तो बीजेपी को हिंदुओं का लगभग 60% वोट मिलता है, हिंदुओं का 60%, ममता बनर्जी को हिंदुओं का लगभग 30%। मतलब ममता बनर्जी की तुलना में हिंदुओं का ज्यादा वोट मिलता है बीजेपी को। लेकिन मुसलमान का तो एक तरफा वोट मिलता है ममता बनर्जी को, लगभग 85%, 85%, 15% तो लावाधुआ में निर्दलीय फिरदलीय को चला जाता है, कहीं कहीं कांग्रेस सीपीएम और कहीं निर्दलीय को चला जाता है। और ममता बनर्जी को लग गया कि अगर हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की पार्टी में रहकर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया अगर, तब फिर क्या होगा? जब ममता बनर्जी बोलती है माने बीजेपी के खिलाफ, तो लगता क्या है कि एक हिंदू नेता मोदी के खिलाफ बोल रहा है या बोल रही है। लेकिन हुमायूं कबीर के बोलने का मतलब बदल जाता है। इसीलिए ममता बनर्जी पहली बार अपनी राजनीतिक यात्रा में डरी हुमायूं कबीर से। ओवैसी की आहट पहले ही सुनाई दे रही है। जो खेल बिहार में ओवैसी ने किया तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ, वो संभावना बंगाल में भी है। बंगाल में भी ओवैसी हो चाहे हुमायूं कबीर हो, ये सवाल पूछ रहे हैं लगातार कि भाई मुसलमानों का क्या, 30% आबादी है मुसलमानों की, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता उनकी आबादी के अनुसार? जो सवाल बिहार में पूछे जा रहे थे वही सवाल बंगाल में भी मौजूद है। जिन बातों को ममता बनर्जी बोल रही थी वही बात जब हुमायूं कबीर के जुबान से निकलता है तो ममता बनर्जी को नुकसान होता है। जब तक ममता बनर्जी या अखिलेश यादव जिस बात को बोलते हैं वही बात यदि आजम खान और हुमायूं कबीर या फरहाद हकीम के जुबान से निकलता है तो परिणाम अलग अलग होता है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के मुंह जुबान से निकली हुई बातें कहलाती है धर्मनिरपेक्ष बयान। और सेम डायलॉग यदि ओवैसी, आजम खान, हुमायूं कबीर, फरहाद हकीम बोले तो वो भाषण होता है सांप्रदायिक। जो बातें कांग्रेस पार्टी के लोग बंगाल में जाकर बोले वो बात होगी धर्मनिरपेक्ष, और वही बात यदि बीजेपी के लोग बोले बंगाल में तो वो हो जाएगी सांप्रदायिक। सच है। तो यही अंतर है। तो पहली बार ममता बनर्जी को लग रहा है कि जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के दौरान मुर्शिदाबाद में मुसलमानों का भीड़ लगी, तांता लगा, सर पे ईंटा उठाकर लोग जा रहे थे वहां, इससे ममता बनर्जी को डर लगा है। इसीलिए ममता बनर्जी लगातार आलोचना कर रही हैं। टीएमसी के लोग, प्रवक्ता आलोचना कर रहे हैं हुमायूं कबीर का कि हुमायूं कबीर जो है अब ममता बनर्जी लोगों को याद दिला रही हैं कि दुर्गा पूजा में मैंने क्या किया, काली पूजा में मैंने क्या किया। यहां तक कि चुपके से बांग्लादेश की घटना का भी जिक्र ममता बनर्जी अपनी भाषण में कर रही हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि ममता बनर्जी कितने तनाव में है। वहीं बंगाल और असम दोनों राज्यों में घुसपैठियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई भी एक बड़ा अंतर पैदा कर रहा है। वहां देखिए 5 महीने के अंदर चुनाव होना है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। कैसा लगता है हमारा विश्लेषण आपको जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।